दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं 3 चीज डिस्कस करूंगा। पहला चीज मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो रुपये का डिप्रिसिएशन है वर्सेस यूएस डॉलर, ये कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से हो रहा है, और हम इसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट टाइम स्केल में। उसके बाद हम जो है ये जो रुपये का डिप्रिसिएशन को कोरिलेट करेंगे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन से। क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि कंट्री के अंदर में जो डॉलर आता है, जो डॉलर जाता है, ये उसका पूरा लेखा जोखा उसको हम चेक करेंगे। जितना ज़्यादा डॉलर कंट्री में आएगा उतना रुपी स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा डॉलर का फ्लाइट होगा कंट्री से उतना रुपी वीक होगा। तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन से काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा कि रुपी गिर क्यों रहा है ना। तो ये एक चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे इसका डायरेक्ट हमारे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि नॉमिनल जीडीपी जब हम रुपये में भी मेजर करते हैं और डॉलर में भी मेजर करते हैं, तो कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं एज पर आवर जीडीपी इज कंसर्न। बिकॉज हम तो पहले से ही जो है 5 ट्रिलियन डॉलर कह रहे हैं। आज ये रुपये डिप्रिसिएशन के कारण हमारी जीडीपी किस सिचुएशन में है इन डॉलर टर्म्स से, तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो ये आरबीआई का डेटा है, एचएसबी टेबल नंबर 218, ये पुराना नंबर है, अभी ये नंबर चेंज हो गया है, पर स्ट्रक्चर में वही का वही है। तो मैं इसको डाउनलोड करके आपके सामने ये चार्ट मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 11 मार्च 2026 से रुपये किस तरह से डिप्रिशिएट हुआ है। यहाँ पे 12 टाइम यूनिट्स हैं और टाइम एक्सिस में मैंने डे चूज किया है। तो 30 मार्च 2026 में रुपी स्टैंडिंग एट 94.65। अब बाकी करेंसी भी आप देख सकते हैं, यूरो, पाउंड स्टेरलिंग एंड जापानीज येन, है ना। वीडियो को पॉज करके अब हम चलते हैं वीकली टाइम स्केल में। वीकली टाइम स्केल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जूम आउट कर रहे हैं। जूम आउट में आपको दिखेगा 11 जनवरी 2026 90.65, उसके बाद में 25 जनवरी 2026 91.9, उसके बाद गिरा। फिर जैसे ही वॉर शुरू हुआ उसके बाद देखिए कैसे जो है ये रुपये की हालत खराब हो गई। इसका मतलब देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द ईरान वॉर विद द रुपी डिप्रिसिएशन। ठीक है, यूरो और पाउंड स्टेरलिंग आपके सामने है। उसके बाद हम टाइम स्केल में चेंज करते हैं मंथ। मंथ में आपको दिखेगा कि फरवरी जब ये वॉर शुरू हुआ उसके एंड में किस तरह से हालत खराब हुई। इससे पहले भी थोड़ा बहुत दिक्कतें थी, थोड़ा डिप्रिसिएशन हो रहा था, पर ये बिल्कुल पीक कर गया मार्च में, है ना। बाकी भी आप करेंसीज देख सकते हैं। उसके बाद हम टाइम स्केल चूज करेंगे क्वार्टर। जूम आउट करते जा रहे हैं। आप क्वार्टर में देखेंगे कि FY20 Q4 75.39, उसके बाद में थोड़ा इंप्रूव हुआ था। उसके बाद देखिए क्या स्टीप जो है डिप्रिसिएशन है रुपये का, और लगभग बाकी करेंसी भी वही फॉलो कर रहा है। जापानीज येन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसके बाद में हम टाइम स्केल चेक करते हैं ईयर। अब यहां आपको दिखेगा कि कितना, क्योंकि हमारा एंड ऑफ मार्च तक का जो है डेटा अवेलेबल है 94.65, ये सारे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेटा है रुपये का। तो आप देख सकते हैं कि FY25 में 85.58 था, FY26 के एंड में इट इज 94.65। बाकी करेंसी भी आप देख सकते हैं, सभी का लगभग यही हाल है जापानीज येन को छोड़ के। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, परसेंटेज चेंज। इससे आपको पता चलेगा कि सिचुएशन इतनी खराब है FY26 में। बिकॉज जितने भी ईयर है उसमें अगर पिछले साल का जो रुपए का रेट और उस साल के एंड में, फाइनेंशियल एंड में जब कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि परसेंटेज चेंज दिखा रहा है। कुछ साल में तो रुपये अप्रिशिएट भी किया है, पर मैक्सिमम जो कोविड के टाइम में 8.98 जो है मतलब लगभग 9% डिप्रिशिएट हुआ था। इस साल जो है डिप्रिसिएशन 10.6% है, मतलब चेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बाकी भी आप देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी खराब है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। मैं चाहूं तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड और में ले जा, अगर मेरे पास डेटा हो, मैं इसको 13 देखता हूं। 13 देखिए FY14 में लगभग जो है 10, मतलब देखिए FY14 के अंदर में मैं अगर आप देखें उस टाइम में भी जो है ये पहली हमने देखा था इस तरह का डिप्रिसिएशन, है ना। अगर मैं 14 देख करता हूं, इसको 14 देखता हूं, तो देखिए FY13 के बाद में वही हालत थी जो कि आज हमको दिख रहा है, पर बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब FY26 में। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, अब हम चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में दो आइटम होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो होता है, इनको जब आप जोड़ के एग्रीगेट करते हैं और जो इसका जो जोड़ने के बाद में जो बैलेंस बचता है वो अगर पॉजिटिव होता है तो फॉरेन एक्सचेंज गिरता है, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। अगर वो नेगेटिव होता है तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो इससे पता चलता है कि डॉलर वर्स का जो बैलेंस है, मतलब कितना डॉलर कंट्री के अंदर आ रहा है, अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो डॉलर कंट्री के अंदर आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज घटेगा तो डॉलर का फ्लाइट हो रहा है कंट्री से, है ना? ऐसा ही तो है ना? तो ये आप देख सकते हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चार्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये भी जो है आरबीआई का डेटा है। तो आपके सामने करंट अकाउंट का पोजीशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। करंट अकाउंट में दो चीजें होता है दोस्तों, एक होता है मर्चेंडाइज जो कि गुड्स, ट्रेड इन गुड्स, और दूसरा होता है इनविजिबल। इनविजिबल्स का क्या मतलब होता है? अदर देन गुड्स। इसके अंदर में तीन चीजें आती हैं, एक होती है सर्विसेज, उसके बाद में नीचे होता है ट्रांसफर्स, और एक होता है इनकम जो आपके सामने है। सर्विसेज सबको पता है, क्योंकि एक तो गुड्स का जो है ट्रेड में हम हमेशा नेगेटिव हैं, मतलब हमारा जो है सिचुएशन हमेशा खराब रहा है, हम जो है नेट इंपोर्टर्स हैं गुड्स में। सर्विसेज में हम नेट एक्सपोर्टर्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली इस पूरे चार्ट के अंदर में कि सर्विसेज में हमारी सिचुएशन काफी अच्छी रहती है। और एक चीज में जो हम काफी अच्छे हैं उसको बोला जाता है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर क्या होता है कि जो हमारे जो कंट्रीमैन हैं जो बाहर के देशों में जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, जब वो डॉलर भेजते हैं इंडिया के अंदर में, उसको बोला जाता है ट्रांसफर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए जो है इंडिया की सिचुएशन काफी खराब है ईरान वॉर्स में, क्योंकि ये जो ट्रांसफर्स हो रहे थे गल्फ कंट्री में, अगर गल्फ का पूरी सिचुएशन खराब हो जाएगी तो ये ट्रांसफर जो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन बिगड़ सकता है। तो आपके सामने मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा समझा देता हूं, मतलब अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि कंट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है। तो कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। देखिए 5 आइटम है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। तो पहला 2.1 क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना? तो एक एक करके हम गिन लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 2.2 क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी वो 2-3 चीजें हैं, मतलब अभी मैं एकदम जंप नहीं करूंगा। 2.1 के अंदर में दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो कि ब्रिक एंड मोटार में इन्वेस्ट होता है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर उस डेफिनेशन में चले गए तो फिर पता चला वीडियो और कहीं चला जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है लगभग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एंड अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर में, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर में अगर आप देखें तो मैंने इसको बाइफर्केट कर रखा है, इन इंडिया, इन आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन इंडिया, राइट, आउटसाइड इंडिया, है ना? तो ऐसे करके अगर आप देखें तो कैपिटल अकाउंट अगर इन दोनों की चीज को जोड़ें, और एक और चीज होता है लोन्स भी होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं चलो फॉर द टाइमिंग। लोन्स होता है और 2-3 और आइटम होते हैं। देखिए लोन्स है जो कि हम कर्जा लेते हैं, फिर बैंकिंग कैपिटल होता है, और एक होता है रुपी डेट सर्विस एंड अदर कैपिटल होता है, ठीक है ना? तो हम वापस वहां चलते हैं, करंट अकाउंट के बाद में कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। तो आपको एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा, कैपिटल अकाउंट जो हमेशा पॉजिटिव रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट FY23 Q3 में देखिए कितना नेगेटिव रहा है कैपिटल अकाउंट, और FY26 में -10 बिलियन डॉलर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये कैपिटल अकाउंट इतना नेगेटिव होने के कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन खराब हो रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है कम होते जा रहे हैं, बोथ पोर्टफोलियो में और एज वेल एज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसका जो है अगर मैं यील्ड में दिखाऊं, क्योंकि अगर आपको पता हो कि FY26 का डेटा जो है सिर्फ 3 क्वार्टर का है, 4 क्वार्टर का डेटा नहीं है। अगर आप देखें, अगर एक क्वार्टर का डेटा जो है मान लेते हैं कि मतलब पॉजिटिव भी रहे, फिर भी आप देखें FY25 में हमारा जो है ओवरऑल कैपिटल अकाउंट सरप्लस था 16.62, और FY26 में देखिए क्या हालत है, 0.07। एक क्वार्टर का डेटा नहीं है, मान लेते हैं एक क्वार्टर में अगर 10 मिलियन भी आ जाए तो आएगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड आपको दिख रहा है कि ऐसा ट्रेंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वॉर के बाद में देखिए क्या हालत है। Q3 में जो है -10 है, हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। तो अगर आप ये देखें हमारी सिचुएशन कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन में,
हमेशा हमारा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव रहा है। FY25 में इतना गिर गया है, FY26 में और भी गिर गया है। तो इसी कारण से ये कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन खराब होने से हमारा रुपी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा है देश के अंदर में, दिख रहा है आपको क्लियरली। अच्छा, उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं, जो लोन्स और बैंकिंग कैपिटल इसको छोड़ देते हैं। हम चलते हैं कि मॉनेटरी मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मॉनेटरी मूवमेंट क्या होता है कि ये बताता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा कि घटा। तो जब भी आपको नेगेटिव नजर आएगा ये, तब का मतलब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। ये काउंटर इंट्यूटिव है, पर आपको पता होना चाहिए। जब भी अब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज घट रहा है। तो दिख रहा है आपको 30.82, इसका मतलब 30.82 से फॉरेन एक्सचेंज घटेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करूं यहां पे मॉनेटरी मूवमेंट, तो आपको जो है दिखेगा यहां पे, देखिए, ये देखिए, ये हालत है। तो जब भी आपको नेगेटिव, इसलिए आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता चले जा रहा था, क्योंकि सब जगह नेगेटिव था। अब देखिए पॉजिटिव होता जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर में, क्या? जीडीपी करंट, मतलब नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अगर आप रुपीज लाख करोड़ में मेजर करेंगे, तो FY12 से लेकर FY26 में हम ऐसे ग्रो हुए हैं। मतलब अब जो है 355.7 लाख करोड़ का नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू है, ठीक है ना। ये है FY26 के अंदर में। तो अगर मैं इसका ग्रोथ देखूं इन रुपी टर्म्स में, ग्रोथ इन रुपीज, तो आपको दिखेगा कि 7.6% ग्रोथ, 9.8%, 12%, चलो ठीक है, रिस्पेक्टेबल ग्रोथ है, ज्यादा नहीं है। अब आपको मैं एक और कहानी दिखाता हूं, वो देख के आपको बड़ा आश्चर्य होने वाला है। अब देखिए, मैं वैल्यू इन यूएस डॉलर दिखाता हूं। अब यूएस डॉलर में अगर वैल्यू दिखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा था और लगभग $4 ट्रिलियन पहुंच गया था FY25 में। अब FY26 में $4 ट्रिलियन ही है, मतलब बहुत ही माइनर ग्रोथ है, बहुत ही माइनर। बिकॉज जीडीपी का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, जो आपका रुपी है और उसे डॉलर से डिवाइड कर देंगे, डॉलर का रेट से डिवाइड कर देंगे, तो नॉमिनल, तो हम जो है $4 ट्रिलियन भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो $5 ट्रिलियन कब क्रॉस करेंगे? तो अगर मैं टाइम स्केल को क्वार्टर में चेंज करूं, तो आपको ये चीज अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए, ये हमेशा बढ़ते चले जा रहा था, ठीक है। FY25 Q4 तक जो है सबसे पीक में चला गया। उसके बाद देखिए, बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन रुपी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, देखिए क्या हालत हो रहा है। तो सबसे ये FY26 Q4 में भले ही जो है, अगर आप देखें कि अगर मैं इसको रुपी में दिखाऊं, है ना, रुपी में दिखाऊं, वैल्यू इन रुपीज लाख करोड़, आपको दिखेगा ये नंबर ज्यादा है, पर डॉलर टर्म में ये नंबर घट गया। इसीलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है ये जो रुपी का डीवैल्यूएशन है, और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है, और हमारे जो मॉनेटरी मूवमेंट्स है, ये बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। ये ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम ऐसे ही जो है अंडर द कारपेट ब्रश कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरा मेरा पर्पस इस वीडियो का ये था, ये बताना कि तीनों चीजें कैसे लिंक्ड हैं। तो हमारा जो एस्पिरेशन है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, वो हर आइटम से, हर इकोनॉमिक जो है आइटम से लिंक्ड है, और मेनली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से लिंक्ड है। उससे रुपी का रेट गवर्न होता है। अगर कंट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स फ्लो नहीं कर रहा है, अगर हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन नहीं करते हैं, एटलीस्ट सर्विसेज में, क्योंकि गुड्स में तो हम कभी थे ही नहीं, अगर सर्विसेज में नहीं करते हैं, तो हमारे, और ट्रांसफर्स में, ट्रांसफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पैसा कंट्री में आता है, बाहर में लोग जाते हैं, वो कमा के भेजते हैं। इंडिया का ट्रांसफर रेट देखिए $100 बिलियन से ऊपर है, जबकि एक क्वार्टर मिसिंग है इसके अंदर में। मतलब करीब $125 बिलियन का ट्रांसफर है इंडिया के अंदर में। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, है ना। तो इसीलिए दोस्तों, ये इतना कंसर्निंग है। तो मैं इस पर वीडियो का पर्पस था कि सिर्फ एक ही डायमेंशन में ना बात किया जाए, सारे डायमेंशन को जो है लिंक करके आपको बताया जाए कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री किस तरह से चेंज होती है ग्लोबल डायनामिक्स से, और कंट्री के अंदर में फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोस अगर नहीं आता है, उससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट होती है। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए। एक वीडियो दूसरे भाग में जल्दी लेके